इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो हमारा टारगेट है इंजीनियरिंग फिजिक्स और आज का हमारा टारगेट रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल मैकेनिज्म जो है वो क्यों फेल हो गया था आपके फिजिक्स में अगले कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में। यानी कि क्लासिकल मैकेनिज्म के जो भी लॉ थे बेटा वो लार्ज बॉडी के लिए, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए तो सही थे, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत छोटा हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, उनके लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया सारी चीजों को। तो फिर आपकी इन्वेंशन हुई क्वांटम मैकेनिज्म की और उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर सबसे पहले आप वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और जो बच्चे फिजिक्स से 12th में डरते थे वो ना डरें, क्योंकि यहां पर बहुत सिंपल और इजी वे में आपको सारी चीजें डिलीवर की जाएंगी और एक्यूरेसी के हिसाब से कि आपको एग्जाम में क्या चीज अच्छे से पढ़कर जानी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और मुझे उम्मीद भी है कि आपने वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया होगा अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है और उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या है उसको समझेंगे। ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल ऑब्जेक्ट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सभी रेडिएशंस को जो भी उस पर फॉल होंगे, है ना, फॉलिंग ऑन इट, एंड एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर एमिट भी करेगा रेडिएशन परफेक्टली। समझ गए? जब वो एमिट करेगा तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगा। ठीक है? और ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं आपको सपोज बताऊं तो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगर इस पर आप किसी भी रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो ये उन सब रेडिएशन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स यहां से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अगर बाहर आप निकलें अपने रूम से, अपने घर के बाहर निकलें और बहुत तेज धूप हो रही है, आपके पास 2 शर्ट्स हैं, एक ब्लैक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। अगर आप ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर बाहर खड़े हो जाएं तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। आपके ब्लैक कलर की शर्ट पर जैसे ही सन की लाइट इंसिडेंट होगी तो वो उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे जैसे आप खड़े रहेंगे वहां पर थोड़ी देर बाद क्या होगा? आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया था अब वो एमिट कर रहा है, और जब वो एमिट कर रहा है बच्चों दूसरी तरफ से, तो आपकी बॉडी में गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर क्योंकि यहां पर बेटा ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक शर्ट जो है आपकी, वो कुछ भी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जो भी लाइट उस पर आ रही है, जो भी रेडिएशन उस पर गिर रहा है, वो सबको क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। देन आगे अगर आप व्हाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर खड़े होंगे तो उसके कंपैरिजन में वहां पर आपको गर्मी कम महसूस होगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। सॉरी। तो आई होप आप लोग ब्लैक बॉडी के बारे में समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। व्हेन हीटेड इट ग्लो एंड एमिट द रेडिएशन डिपेंडिंग ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। और ये जो है ये केवल और केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, नॉट ऑन इट्स मटेरियल। उसके पर्टिकुलर मटेरियल की बात यहां पर नहीं की जाएगी। ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप आप लोग ब्लैक बॉडी के बारे में समझ गए होंगे। और जब वो रेडिएशन होता है उसी रेडिएशन को, यानी कि जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसी रेडिएशन के एमिशन को आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह देते हैं। ठीक है? तो ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इसको जो एग्जाम्पल है उसके बारे में यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था
शर्ट के बारे में, उससे एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। जब आप आयरन रॉड को यानी कि लोहे की रॉड को गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं, शुरुआत में तो वो आपको रेड दिखेगी, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो येलो भी दिखाई देगी, फिर आगे और टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वो वाइट कलर की भी दिखाई देगी जब आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा देते थे। तो इससे क्या पता चला आपको बेटा, ये आपकी आयरन रॉड है, क्लियर है। अब ये आयरन रॉड को आपने गर्म करना स्टार्ट किया, इसको आपने हीट देना स्टार्ट किया। अब जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो शुरू में तो ये ऐसे ही नॉर्मल दिखाई देगी, धीरे धीरे ये उस लाइट को, उस हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। देन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचकर इसका कलर रेड आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूअसली उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, टेम्परेचर। थोड़ी देर बाद जाकर ये येलो कलर की दिखाई देने लगेगी। देन और हाई टेम्परेचर पर आपने इसको रखा, देन इट शोज लाइक ए वाइट कलर। तो दैट मीन्स यहां पर कितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, वो डिपेंड कर रहा है उसके रेडिएशन के कलर पर, किस तरीके का रेडिएशन आपको दिखाई देगा, किस कलर का रेडिएशन आपको वहां पर शो होगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। और इसके लिए आपका सन जो है, सन इज नियरली ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो एमिट करता है स्पेक्ट्रम क्लोज टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्लोजली वो वहां पर क्या करता है, रेडिएशन को रेडिएट करता है। तो आई होप आप दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट। अब कुछ लॉज हैं जिन्होंने ट्राई किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने का। सबसे पहला लॉ आया आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सारे लॉ जो मैं यहां पर बताने वाला हूं ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सप्लेन कीजिए विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को 2 नंबर में। तो सिंपल आपको जितना यहां पर बताया जाएगा वही उस लॉ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। द वेवलेंथ, जिसको आप लैम्डा बोल देते हैं, और यहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात की जा रही है, एट विच एमिशन इज मैक्सिमम, यानी कि जिस पर मैक्सिमम एमिशन मिलेगा वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दैट मीन्स जो वेवलेंथ है जिसका एमिशन होना है लाइट का, उसकी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ये आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको फॉर्मूले को अगर हम इसके देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स डॉट टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप यहां पर ये बता रहे थे, यहां पर ये हो गया। तो बेटा इसी को अगर मैं आपको लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टी इधर ले आता हूं, तो बेटा ये कॉन्स्टेंट है और मैं इस कॉन्स्टेंट को हटा देता हूं और इनवर्सली का साइन लगा देता हूं, तो ये आपका यही सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हॉटर बॉडीज एमिट शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन, यानी कि मोर ब्लूसिस, यानी कि कहने का मतलब ये जितनी हॉट बॉडी है वो उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ का रेडिएशन प्रोवाइड कराएगी और वो मतलब ब्लू कलर की दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्योंकि बेटा यहां पर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ घटेगी, यही ये कहना चाह रहा है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आयरन रॉड का एग्जांपल आपको दिया था, तो रेड कलर है तो दैट मीन्स वेवलेंथ लॉन्ग है, बड़ी है। जैसे ही येलो हुआ तो वेवलेंथ और घट जाएगी, और जैसे ही व्हाइट हुआ वेवलेंथ और कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर? तो इसका कंक्लूजन अगर मैं यहां पर बताता हूं तो वर्क्स वेल एट द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर। मीन्स दैट कि विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये केवल और केवल लॉ शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही वर्क करता है। जैसे ही वेवलेंथ लॉन्गर जाती है, मतलब हाई वेवलेंथ की हम बात करते हैं, तो वहां पर ये लॉ फेल हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है।
अब जब ये फेल हो गया, ये पूरा कंप्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाया, तो इसके बाद फिर दूसरा लॉ आएगा बेटा। तो नेक्स्ट लॉ आता है आपका स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, वो 1873 में आया बेटा, लास्ट वाला जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। अब ये वाला लॉ जो है ये आया 1879 में, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, मतलब ये उससे पहले लॉ आया हुआ था, इसका भी रिलेशन है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द T⁴, मतलब कहने का ये है कि जितनी भी आपकी एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया में, वो प्रोपोर्शनल है किसके, T⁴ को, क्लियर है। तो यानी कि T⁴ के प्रोपोर्शनल है जितनी भी एनर्जी आपकी रेडिएट होती है, ठीक है। चलिए इसका भी देख लेते हैं, क्या रहा फॉर्मूला, E = सिग्मा T⁴। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसका मतलब क्या है, यहां पर मीनिंग क्या है इसका, इफ यू डबल द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रही हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो कितनी हो जाती है, 16 टाइम्स, क्योंकि T⁴ हो रही है बच्चों। मतलब अगर हम देखें एक टेम्परेचर, हम मतलब एक बॉडी को हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे थे वो 2 था, तो 2 की पावर कितना होता है, 4। अब जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को डबल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 की पावर 4, तो दैट मीन्स 16 टाइम्स इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन मतलब क्या कर रहा है ये, एक्सप्लेन टोटल एनर्जी वैल्यू, ये कंप्लीटली एक्सप्लेन तो कर रहा है पूरी एनर्जी के लिए, विंस डिस्प्लेसमेंट ला शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम कर रहा था, है ना, लेकिन आगे इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन विद द वेवलेंथ, मतलब कहने का ये है, ये इस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन जो वेवलेंथ के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए ये भी आपका सक्सेस नहीं हुआ एक्सप्लेन करने में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। इज दैट क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। स्टीफन्स लॉ सबसे पहले आया था, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये भी रेडिएशन बता रहा है, यानी कि जो एनर्जी निकलती है ऑब्जेक्ट से वो T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एनर्जी के हर एक वेवलेंथ के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है उसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। फिर अगर हम सन के हिसाब से देखें तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आया, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ही केवल एप्लीकेबल था, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए नहीं है, यानी कि वहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो रेडिएशन का हो रहा है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट लॉ जो आया आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बाद वो है रेलाइंग-जीन्स लॉ, 1900 में ये लॉ आया था। अब ये लॉ क्या कहता है इसको भी हम समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन द क्लासिकल वेव थ्योरी, ये लॉ क्लासिकल वेव थ्योरी पर बेस्ड था। अब आपको क्लिक हो जाना चाहिए, जब ये बेटा क्लासिकल वेव थ्योरी पर बेस्ड है तो क्या ये सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था, क्लियर है। तो चलिए इसके फॉर्मूले को अगर मैं देखता हूं तो जो एमिटिंग लाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है, जिसको आप रेडिएशन बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है T/λ⁴। अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं फॉर्मूले को तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और यहीं पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴ के, ठीक है। और ये आपका क्लासिकल वेव थ्योरी पर बेस्ड लॉ है। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, एनर्जी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज वेवलेंथ डिक्रीजेस, मतलब कहने का क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे आप बेटा एनर्जी को मतलब वेवलेंथ को इंक्रीज कर रही हैं वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज कर रही हैं तो एनर्जी क्या हो रही है मेरे बच्चा, इंक्रीज हो रही है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रेलाइंग-जीन्स लॉ क्या है। भाई डायरेक्टली टेम्परेचर पर तो डिपेंड कर ही रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेडिएशन भी इंक्रीज होगा। ये हम अभी शुरुआत में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो वेवलेंथ को अगर आप बढ़ा रही हैं तो एनर्जी
का जो रेडिएशन है वो रिड्यूस हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं ये फेल कहां पर हुआ है। वर्क एट लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो काम कर रहा है। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, तो उसके रेडिएशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये प्रिडिक्ट करता है इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे से जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको ये इनफाइनाइट मान लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है कि इनफाइनाइट रेडिएशन हो रहा है। तो दैट मीन्स रेलाइंग जीन्स लॉ बच्चों लॉन्ग वेवलेंथ पर तो काम करता है लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ पर नहीं करता है, जबकि आपका विंस लॉ जो था वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम कर रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ पर वो भी क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। लेकिन अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन तो करना ही है, तो उसके बाद आता है मेन लॉ जो कि आपका प्लैंक्स लॉ है, और ये भी आपका 1900 में ही आ गया था, ठीक है। इसने क्या किया, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ जो था उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और बर्थ ऑफ द क्वांटम मैकेनिज्म आपको यहां से देखने को मिल जाती है। तो अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि आपका क्वांटम मैकेनिज्म की जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है, तो वो है प्लैंक्स लॉ की इन्वेंशन से, यानी कि उसने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया फॉर लॉन्गर वेवलेंथ एज वेल एज फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ, तो वहां से आपका क्वांटम मैकेनिज्म की इन्वेंशन होती है, ठीक है। अब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को समझ लेते हैं क्या है। मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखेंगे, एनर्जी क्वांटाइज यानी कि फोटोन की फॉर्म में होती है, क्वांटा की फॉर्म में होती है। ये प्लैंक्स के लॉ ने इंट्रोड्यूस किया। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स, जिसको आप क्वांटा या फिर फोटोन बोल देते हैं। मतलब एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है, जिसको आप क्वांटा या फोटोन्स नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो E=h होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका एक फोटोन है तो E=h, फिर 2h का मतलब है 2 फोटोन जनरेट हो रहे हैं, 3h का मतलब है 3 फोटोन जनरेट हो रहे हैं, तो ये आपका प्लैंक्स लॉ हो जाता है। तो फॉर्मूला जो है वो एंटायर स्पेक्ट्रम को करेक्टली बताता है, मतलब फॉर द शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग वेवलेंथ, दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है आपका प्लैंक्स लॉ, जो कि फाइनल सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड करा रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। और मैंने ये बता दिया, इसने ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व की और फिर आपका क्वांटम मैकेनिज्म का यहाँ पर इन्वेंशन हुआ, उसका जन्म हुआ। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इमेजिन करते हैं फॉलिंग ए बकेट विद ए वाटर, हमने किया। तो क्लासिकल व्यू क्या कहता है, क्लासिकल मैकेनिज्म क्या कहता है, वाटर कैन फ्लो कंटिन्यूअसली इन एनी अमाउंट, मतलब वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा किसी भी अमाउंट में। वहीं पर क्वांटम का व्यू क्या है, क्वांटम मैकेनिज्म का, वाटर कम्स ओनली इन द ड्रॉप्स, जिसको आप पैकेट नाम दे रहे हैं, ठीक है। आगे सिमिलरली एनर्जी कम्स इन पैकेट्स, जिसको आप क्वांटा बोल देते हैं, नॉट कंटिन्यूअसली। मतलब एक बकेट से हमने पानी को डाला, फॉलिंग ए बकेट विद वाटर, हमने वाटर के साथ उसको डाला बकेट को, तो क्या देखा गया, क्लासिकल व्यू कह रहा है कि वाटर वहां से फ्लो होगा कंटिन्यूअसली इन एनी अमाउंट, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर क्वांटम व्यू कह रहा है कि वाटर वहां से जो निकलेगा वो ड्रॉप्स की फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम पैकेट बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो दैट मीन्स इसको अगर हम रिलेट करते हैं एनर्जी से, तो एनर्जी कम्स इन द पैकेट फॉर्म, जिसको आप क्वांटा बोल देते हैं, नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्लासिकल यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट मीन्स क्लासिकल व्यू कह रहा था कि कंटिन्यूअस होता है, लेकिन क्वांटम कह रहा है कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें इस पूरे जो लेक्चर का ओवरव्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्लासिकल मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एमिटेड बाय ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर क्यों बोला गया है? क्योंकि बेटा जो ऑब्जेक्ट परफेक्टली हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वही तो परफेक्टली
एमिशन प्रोवाइड करा पाएगा, तो वही आपकी ब्लैक बॉडी होती है और वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। क्लासिकल व्यू, विंस, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन और रेलाइन जीन्स लॉ पार्शली एक्सप्लेन इट बट फेल समवेयर, मतलब इन्होंने कुछ हद तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन तो किया लेकिन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये लॉज आपके क्लासिकल जो मैकेनिज्म है उसी पर डिपेंड थी। ठीक है, तो फाइनली प्लैंक्स लॉ एक्सप्लेन करता है कंप्लीटली यूजिंग द क्वांटम कॉन्सेप्ट, और उसने दिया एनर्जी जो रेडिएट होगी वो E इक्वल्स टू एच न्यू की फॉर्म में होगी। अगर मैं यहां से बोलूं तो E इक्वल्स टू एन एच न्यू आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो n का मतलब है एक, तो एक फोटोन है, n की वैल्यू है 2 तो 2 फोटोन्स है, n की वैल्यू 3 है तो 3 फोटोन्स है ना, लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिज्म, और यहीं से आपके क्वांटम मैकेनिज्म की नींव पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विंस लॉ, रेलाइन जीन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ और आपका प्लैंक्स लॉ, जो कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क्स से कोई भी लॉ पूछा जाए इतना इनफ है जो मैंने आपको सेपरेटली उस लॉ के बारे में बताया है। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बना रहे और हमें आपकी जो ज़रूरत है उसका पता चलता रहे कि हाँ, हम जो मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और एट द एंड, शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपका जो हमसे जुड़ाव है, जो नंबर ऑफ ये सब्सक्राइबर्स हैं, यही हमें मोटिवेट करते हैं और कुछ बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए। ठीक है, तो यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।